हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आईएफएस से यूनिट नंबर 1 का। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आईएफएस, यानी कि आईएफएस मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कौन से कंपोनेंट्स की वजह से वर्क करता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखे रखा है कि फाइनेंशियल सिस्टम मेनली किस चीज पे एम करती है कि जो पैसा जो सेवर के पास होता है, यानी कि हम जैसे लोग, आप हो या मैं हूं, हम लोग कौन है? हम लोग पैसों के सेवर है, हम सेव करते हैं, ठीक है। और जिसको पैसा चाहिए वो कौन हुआ? वो हुआ सीकर, यानी कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ऐसी काफी सारी कंपनी है जो क्या मानी जाती है? सीकर मानी जाती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम ये सेवर से पैसा किसको ट्रांसफर करते हैं? सीकर को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि और ये बीच में क्या हुआ? ये बीच में किसकी वजह से पूरा पैसा ट्रांसफर हो रहा है? वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक इंटरलिंक है किसके बीच में? सीकर ऑफ फंड्स, यानी कि जिसको पैसा चाहिए, और सेवर ऑफ फंड्स के बीच में। बोलो, क्लियर हो गया? आगे बात करें तो यहां पे बोरोवर होता है और इन्वेस्टर होता है। यहां पे जो सेवर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्वेस्टर कहेंगे, और जो सीकर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोरोवर कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। यहां पे जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है? फंडिंग करता है, और जो बोरोवर है, सॉरी, इन्वेस्टर जो है वो लेंडिंग करता है, और जो बोरोवर है वो क्या करता है? फंडिंग करता है। और एक और बात आपको पता है, ये मार्केट के अंदर बीच में कुछ लोग होते हैं जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में नहीं डाल सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? पहले जाना पड़ेगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पास, फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज किसके पास जाएंगे? जिनको पैसा चाहिए उनके पास, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में कौन कौन लोग होते हैं? तो वो होता है इंश्योरेंस कंपनी, फिर होते हैं म्यूचुअल फंड, फिर होते हैं बैंकिंग एंड एनबीएफसी। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। फिर हो जाता है ब्रोकर्स। ये सब वो लोग हैं जिसको हम लोग बीच के कहेंगे, यानी कि जिनको इंटरमीडियरीज कहा जाता है। मतलब मैं डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इन सब लोगों के थ्रू जाके भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। और आपको पता है ये लोग अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, हायर परचेज हो गया, लीजिंग हो गया, अंडर राइटिंग हो गया, डिपोजिटरी हो गया, मर्चेंट बैंकिंग है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। ये सारी अलग अलग तरह की सर्विसेज इन इंटरमीडियरीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो इस पूरे मार्केट में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हुए? तो मेनली ना 4 कंपोनेंट्स है इस मार्केट में। कितने कंपोनेंट्स है? 4। सबसे पहला एक हो गया फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा हो गया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तीसरा हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड चौथा हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज। इस तरह से इस पूरे मार्केट में 4 तरह के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। अब तो यूनिवर्सिटी की एग्जाम की डेट्स भी आ गई है। 29 नवंबर से आपकी बीकॉम सेम 3 की एग्जाम स्टार्ट होगी, और अभी तक आप लोग ने हमारी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी आप लोग कर लो, जिसमें आपको कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन सारी चीज कवर हो जाएगी। वो भी सिर्फ 2399 के अंदर सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो अभी के अभी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो और ये बैच में ज्वाइन हो जाओ। और हर एक कंपोनेंट को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं नंबर 1 फाइनेंशियल मार्केट से। तो देखो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? तो बहुत इजी है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को बेचा जाता है और खरीदा जाता है, ठीक है, यानी कि सोल्ड एंड बॉट। मतलब कि जैसे मान लो हम जनरली मार्केट में क्या होता है, हम लोग गुड्स और सर्विस परचेज और सोल्ड करते हैं। इस मार्केट के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज और सोल्ड किया जाता है। अब फाइनेंशियल एसेट्स यानी क्या होता है? तो उसमें आ जाता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। इसको हम लोग बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। और आपको ये भी बात बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग तरह के फाइनेंशियल मार्केट में छोटे छोटे मार्केट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हो गया स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। ये सब इसी मार्केट के टाइप माने जाते हैं। आगे बात करते हैं तो इसके कुछ मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वो जानने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? यहां पे फाइनेंशियल मार्केट की मेन एक्टिविटीज क्या होती है? तो पहली एक्टिविटी है कि सेल और परचेस करना। किसका सेल परचेस करना? तो भाई फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती है? तो शेयर्स हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, फॉरेन करेंसी हो गई, कमोडिटीज हो गई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें बहुत से लोग अच्छा खासा मुनाफा भी करते हैं और अच्छा खासा लॉस भी करते हैं, ठीक है, F&O कहते हैं शॉर्ट में इसको। आगे बात करें सेकंड पॉइंट, तो ये मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो उसमें और भी तरह के मार्केट आ जाते हैं, जिसमें आता है मनी मार्केट, फिर आता है कैपिटल मार्केट, फिर आता है फॉरेक्स मार्केट, क्रेडिट मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। इस तरह से अलग अलग तरह के मार्केट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें
तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। इंस्ट्रूमेंट्स यानी क्या हुआ कि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो लोग पैसा हमसे लेते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है, तो बीच में कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा। तो हर मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगे बात करें तो यहां पे आपको ये भी बात बता दूं कि पता है आपको, हमारी कंट्री का जो ये फाइनेंशियल मार्केट है वो सिर्फ हमारी कंट्री तक सीमित नहीं है, अब वो इंटरनेशनल भी हो गया। यानी कि ये मार्केट डोमेस्टिकली भी होता है एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स भी होते हैं, ठीक है। और बाहर की कंट्री के भी मार्केट में मैं आज बैठ के इन्वेस्ट कर सकता हूं और बाहर की कंट्री का भी कोई इंसान हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसा कहेंगे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट आज की डेट में क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये बात सही है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको कंसीडर किया जाता है कैपिटल और क्रेडिट मार्केट की तरह है। यानी कि यहां पे कैपिटल और क्रेडिट दोनों चीजें एक्सचेंज होती है। क्रेडिट मतलब होता है लोन और कैपिटल मतलब होता है, आपको पता ही है कि ओनर पैसा बिजनेस में डालता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है कैपिटल का और क्रेडिट का, जिसके अंदर मनी मार्केट और मेनली कैपिटल मार्केट, ये दो बड़े मार्केट है किसके, फाइनेंशियल मार्केट के। तो हमने एक कंपोनेंट फिनिश कर दिया जिसका नाम क्या था, फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा याद रखना, इंस्टीट्यूशन को हम लोग इंटरमीडियरीज भी कहेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहो या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहो, एक ही बात है। आगे बात करें तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दो तरह के ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहला एक हो जाती है ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और दूसरी हो जाती है अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बोलो क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उस पे किसी ना किसी का कंट्रोल होता है। मतलब कि जितने लोग, अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है क्या, मैंने अभी आपको बताया कि मैं पैसों का सेवर हूं या मैं क्या हूं, इन्वेस्टर हूं, ठीक है। मैं क्या हूं, इन्वेस्टर हूं और मैं क्या करता हूं, पैसा इन्वेस्ट करता हूं किसमें, अलग अलग कंपनीज में, और वो कंपनी क्या मानी जाती है, बोरोवर मानी जाती है, ठीक है। तो मैं पैसा किसके थ्रू करता हूं, मैं इंटरमीडियरीज के थ्रू करता हूं, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो बीच में है, ठीक है, जो मेरे से पैसा लेगी और सामने जो भी कंपनी होगी उनको पैसा देगी। तो ये जो इंटरमीडियरी है, ठीक है, जो बीच में जिसको कहेंगे इंटरमीडियरी, उस पे किसी ना किसी का कंट्रोल होता है। अब कौन से इंस्टीट्यूशन इस पे कंट्रोल करते हैं, तो आरबीआई का हो सकता है, सेबी का हो सकता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर हो सकता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जिसको SCRA कहते हैं, फिर कंपनीज एक्ट 1956, इन सबका अलग अलग का इस पे क्या होता है, कंट्रोल होता है, पूरा ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि बहुत से अलग अलग स्कैम निकलते हैं। तो ऐसे स्कैम ना निकले, कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए ये सब लोग इस मार्केट में क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, इस तरह की इंटरमीडियरीज पे कंट्रोल रखते हैं। बोलो क्लियर हुआ। आगे बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को भी क्लासिफाई किया गया है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे हो गया बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको NBFC हम लोग कहेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, ये सब कंपनियां हैं जो किसके अंदर आती है, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आती है। नेक्स्ट बात करें तो इनिशियल स्टेज में क्या था कि जो रोल था इंटरमीडियरीज का वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि लेंडर से बोरोवर तक पैसा पहुंचाना, कि हम लोग कौन है, इन्वेस्टर, जिसको लेंडर भी कहा जाता है, हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो हमसे पैसा लेके वो किसको पैसा देते थे, जिसको पैसा चाहिए था। बट आज की डेट में सिर्फ इतना ही नहीं है, वो और भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक्स को ऑफर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करते हैं, ब्रोकर्स को, डीलर्स को, इन सबको भी अलग अलग तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेंडर और बोरोवर तक सीमित नहीं है, इन सबको भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन सर्विस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बोलो क्लियर हुआ। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पैसों को मोबिलाइज करने में, मोबिलाइज यानी कि इधर से उधर करने में, ठीक है। तो सेविंग को वो उन लोगों तक पहुंचाता है, हम जैसे लोगों की सेविंग्स को उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको एक्चुअल में पैसों की जरूरत है, और वो भी बहुत इफेक्टिव मैनर में। तो यहां पे हमारा दूसरा कंपोनेंट भी खत्म होता है जिसका नाम क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज।
नेक्स्ट बात करें थर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी हम कहेंगे थर्ड कंपोनेंट, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है? तो देखो, जब भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बीच में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो मैं डिटेल में समझाता हूं। बट याद रखना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक हो जाता है प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और एक हो जाता है सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है, तो वो फर्दर डिवाइडेड है इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, या डेट इंस्ट्रूमेंट्स या उनके कॉम्बिनेशंस के अंदर। फिर बात करें सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किस में डिवाइड होता है, तो वो होता है इंश्योरेंस पॉलिसी, टाइम डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में वो क्या होते हैं, डिवाइड किए हुए होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं उसके बारे में बताता हूं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली अलग अलग मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो भाई मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। यानी कि मैं हूं, मान लो कि मेरे को 1 साल तक ही पैसा उस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकता हूं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है बड़ा ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग ये कहेंगे कि इसके ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूट होते हैं मनी के, मतलब मैं जब चाहूं तब बेचूं और तुरंत पैसा ले लूं, ऐसी बात है। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा भी है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और शॉर्ट टर्म यानी कि यहां पे अप टू 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं होता, 1 साल तक के लिए हम लोग इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट में मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो हो गया ट्रेजरी बिल, फिर हो गया कमर्शियल पेपर्स, फिर हो गया कॉल और नोटिस मनी, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और इंटरबैंक टर्म मनी। इस तरह से टोटल 5 नाम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ये मार्केट के इंस्ट्रूमेंट किसके लिए थे, शॉर्ट पीरियड के लिए। अब मैं नेक्स्ट दूसरा मार्केट के इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जिसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। याद रखना स्टूडेंट्स कि ये जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, यानी कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। जिसमें कौन से होते हैं, तो इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया। ठीक है, ये मैंने बताया इक्विटी सेगमेंट में। इसमें एक और सेगमेंट आता है जिसको डेट सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, DEBT, डेट सेगमेंट, जिसमें आ जाता है डिबेंचर्स, फिर आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इस तरह से 2 तरह के इसमें सेगमेंट आते हैं। तो याद रखना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए। अगर आप चाहते हो 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना, तो किसमें इन्वेस्ट करना होता है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। और इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, एक होता है इक्विटी का और एक होता है डेट का। इक्विटी में ये वाले नाम और डेट में ये वाले नाम। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक और होता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड मतलब क्या है वो समझाता हूं। तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पे इक्विटी वाला भी है और डिबेंचर वाला भी है, यानी कि 2 मिक्स्ड है। ठीक है, मतलब कि मिक्स मतलब कि यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे 2 सेगमेंट थे, एक था कौन सा, इक्विटी वाला, और दूसरा कौन सा सेगमेंट था, डेट वाला। तो यहां पे इक्विटी और डेट दोनों मिल करके जो सेगमेंट बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। यानी कि इसमें दोनों का मिक्सचर है। इक्विटी में क्या आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, डेट में क्या आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ? और ये दोनों मिलके जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो यहां पे भी यही देके रखा है, जिसका एग्जांपल हम लोग देख ले, कन्वर्टिबल डिबेंचर ले लो, वारंट्स ले लो, ये सब एग्जांपल है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स के। तो दोस्तों क्लियर हो गया? तो इसमें हमने टोटल 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखे। कौन से, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट भी फिनिश होता है। नेक्स्ट बात करें तो आखिरी वाला कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि उसमें हर वो सर्विस आ जाती है, यहां पे हर वो सर्विस आ जाती है जो प्रोवाइड करती है फाइनेंस को, यानी कि पैसों को प्रोवाइड करती है, जिसमें इंक्लूड क्या होता है, मनी। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब फाइनेंशियल सर्विस कौन सी प्रोवाइड की जाती है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने लिस्ट लिखी है, अलग अलग सर्विस जो प्रोवाइड होती है। एक हो गया लीजिंग, फिर हो गया इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, अंडरराइटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, हायर परचेज, मॉर्गेज लोन, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग। और भी काफी सारी है, बट मैंने यहाँ पे नाम इतने लिखे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये वाला आता है क्वेश्चन, तो आपको ये सारे नाम लिखने रहेंगे, ये सारे नाम आपको याद करने रहेंगे। और ये सारे नाम क्या है, ये सारी सर्विसेज है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। बोलो क्लियर? अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं।
ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, यहाँ सिस्टम लिखा हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पे आएगा सर्विसेज, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना किन लोगों को? तो पता है आपको दो तरह की यूनिट होती है, एक होती है सरप्लस यूनिट्स और एक होती है डेफिसिट यूनिट्स। यानी कि सरप्लस यूनिट यानी मैं सेवर हुआ, ठीक है, मैं कौन हूं? सेवर हूं, या आप लोग कौन हो? सेवर हो। आपके पास सरप्लस पैसा बचता है, ठीक है, तो आप कौन से यूनिट हुए? सरप्लस यूनिट। और सामने जिसको पैसे की जरूरत है वो बोरोवर होता है, ठीक है। वो बोरोवर को क्या माना जाता है? उसको बोला जाता है डेफिशिएट यूनिट। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड क्या करती है? ट्रांसफर करती है पैसों को। किस साथ ट्रांसफर करती है? तो जो सरप्लस यूनिट है, जिसके पास सरप्लस पैसा है, उससे पैसा लेती है और डेफिशिएट यूनिट को पैसा देती है, ठीक है। एक और बात बता दूं कि आपको पता है कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? उसके यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उसके यहाँ पे ये जो यूनिट्स है, इकोनॉमिक यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, उसका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। इकोनॉमिक यूनिट्स तीन है, एक हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। पता है आपको, ये तीन सेक्टर अगर आगे बढ़ते हैं ना तो देश का उद्धार हो जाता है, यानी कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जबरदस्त बढ़ जाता है। कौन से तीन सेक्टर? कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट। आपको पता है कॉर्पोरेट के पास मान लो पैसा बचा, सरप्लस पैसा हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, सरप्लस पैसा बचा, तो वो लोग क्या करते हैं पता है? उस पैसे को वो और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस सरप्लस पैसों को नए नए प्रोजेक्ट्स में, उनके बिजनेस के एक्सपांशन या मॉडर्नाइजेशन, उनके बिजनेस के पीछे बहुत पैसा डालते हैं। अब ज्यादा पैसा डालेंगे तो सीधी सी बात है पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात करें तो गवर्नमेंट भी क्या होगी यहाँ पे? जनरली गवर्नमेंट क्या होती है? डेफिसिट बजट होता है गवर्नमेंट का, मतलब इनकम से ज्यादा उनके खर्चे होते हैं। बट सोचो अगर कॉर्पोरेट बिजनेसेस बढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट बिजनेसेस भी टैक्स भी ज्यादा देंगे, टैक्स ज्यादा देंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास भी पैसा आएगा। और अगर मान लो गवर्नमेंट को इन केस कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू पैसा ले भी सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें, इवन आपको पता है हाउस होल्ड सेक्टर में भी पैसों की जरूरत पड़ती है अलग अलग पर्पसेस के लिए। और फाइनेंशियल सर्विस कहां कहां जरूरत पड़ती है? तो हम लोग जब भी कोई भी सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं, या हम सिक्योरिटीज को बोरो और फंडिंग करते हैं, या हम लोग लैंडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं, या हम लोग मैनेज करते हैं हमारे रिस्क को, या पेमेंट और सेटलमेंट करना हो, हर जगह पे फाइनेंशियल सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल 4 कंपोनेंट्स फिनिश किए और यही टॉपिक था हमारा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।